वेलकम बैक टू ऑप्टिमम हब। एक और न्यू दिलचस्प वीडियो में आप सब लोगों का हम वेलकम करते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हाई यूएस डॉलर यूज एज अ रिवर्स एंड इंटरनेशनल करेंसी एंड व्हाट हिस्ट्री ऑफ मनी। पैसा क्या है, पैसे की क्या तारीख है, पैसा कैसे वजूद में आया और पैसे की क्या कदर होती है, पैसे की वैल्यू कैसे तय होती है। हम आज ये सभी चीजें इस वीडियो में जानेंगे और इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि क्यों यूएस डॉलर एक रिवर्स करेंसी पूरी दुनिया में यूज होता है एज अ इंटरनेशनल करेंसी। इसके पीछे क्या बात है और पैसा क्या है और पैसे की इजाद कैसे हुई। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी हर न्यू दिलचस्प वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि पैसा क्या है, पैसे की तारीख क्या है, फिर ही आप समझ सकेंगे कि यूएस डॉलर जो एज अ रिवर्स करेंसी यूज क्यों होता है। आज पूरी दुनिया में उसको एक स्ट्रॉन्ग करेंसी माना जाता है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं। तो सबसे पहले आप पैसे की तारीख जाने। लेकिन पैसे की अक्सर कोई अंदरूनी कदर नहीं होती। एक चीज की कदर तब होती है जब उसके अंदर कोई वैल्यूएबल चीज हो। तो यही आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पैसे की कदर कैसे होती है। तो जिस भी किसी चीज को खरीदने के लिए हम उसकी कीमत देखते हैं तो उसके लिए हम एक पेपर करेंसी का यूज करते हैं। ये पेपर करेंसी यूज होती है तिजारत के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए और भी काफी सेल्स करने के लिए, बाय करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करने के लिए हम करेंसी का आज के वक्त में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब करेंसी इजाद ही नहीं हुई थी तब लोग कैसे एक दूसरे से लेन देन करते थे और इसके पीछे इस तरह से जो तारीख है वो क्या थी। तारीख बहुत ही दिलचस्प है। कुछ मुख्तलिफ करेंसियों की कई मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार की गई थी तारीख में और लोगों का उस वक्त में एक दूसरे पर सिर्फ एक ट्रस्ट के ऊपर ये होता था कि वो एक बंदे से दूसरे बंदे के थ्रू वो चीज खरीदते थे या उस चीज के बदले उसको जो भी एज आ ऑपोजिट देते थे जो कि करेंसी है वो एक ट्रस्टेबल होता था। पैसा कब आजाद हुआ? अरब के पैसे का इब्तदाई सबूत कदीम मेसोपोटामिया जदीद मशरकी वस्ता में तकरीबन 3000 कबल मसीह से मिलता है। ये वो वक्त था जब लोग किसी चीज को खरीदने के लिए एक चीज के बदले दूसरी चीज दे देते थे। मिसाल के बदले एक बंदा है, उसने अगर उसके पास अगर सेब है, अगर उसने अमरूद खरीदने हैं तो वो दूसरे बंदे को सेब दे देगा, उससे अमरूद खरीद लेगा। तो यही सिस्टम था। इसको बैटरिंग सिस्टम भी कहा जाता है। तो हम अब बैटरिंग की तारीख भी जानेंगे कि बैटरिंग की तारीख क्या है। बैटरिंग की तारीख 6000 कबल मसीह की है जब मेसोपोटामिया के कबाइल ने मनुष्यों को ये तस्वर मुतारफ कराया पैसे की अदम मौजूदगी में सामान का मुतालबा किया जाता था। इसमें चाय, नमक, असला और खुराक जैसी चीजें शामिल थे। जो वक्त गुजरता गया बार्टरिंग का इर्तिका जारी रहा। बेदियाती अमरीकियों ने पल्ट फसलों और मैक्सटिक्स की तिजारत की। पैसे की इजाद से पहले लोग बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए सामान की खरीदो फरोख्त करते थे और तिजारत करते थे और दूसरे ममालिक के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता था। अगर एक मुल्क को दूसरे मुल्क से कुछ चाहिए होता था तो वो कुछ उसको दे देते थे। अपनी सर्विसेज एंड गुड्स को एक्सचेंज करते थे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए, जैसे कि मवेशियों के लिए मजदूरी या लकड़ी का कारोबार। जैसे कि मजदूर है, उसने कोई काम किया है तो उसके मजदूरी के बदले उसको जो मुआवजा दिया जाता था उसको मवेशी दे दिया जाता था, उसको लकड़ियां दे दी जाती थी। कुछ इस तरह से लेन देन किया जाता था माशियात के लिए। लेकिन ये जो तरीका था ये कोई कानूनी तरीका नहीं था और ना ही ये कहीं से अहल था कि इस तरह कर सकते हैं। लेकिन लोग आपस में ही करते थे, किसी गवर्नमेंट का इस पर कोई रद्द अमल नहीं होता था। तो फिर लोगों ने इसका हल निकालने के लिए एक तरकीब सोची। तो पहली धाती रकम सिक्के इजाद हुए। तो लोगों ने सोचा कि अगर हम एक चीज देते हैं दूसरे को तो उसके बदले, जैसे कि बंदा है उसने किसी को एक सेबों का टोकरा दिया और उसके बदले उससे अमरूद ले लिए। अब अगर ज्यादा तादाद में कोई चीज होती थी और किसी के पास थोड़ी तादाद में चीज थी तो वो खराब हो जाती थी। तो इसका हल निकालने के लिए धाती सिक्के बनाए गए और ये माशियात के लिए यूज किए गए, एक्सचेंज के लिए, सर्विसेज एंड गुड्स के एक्सचेंज के लिए, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए। तो पहले धाती सिक्के लीडिया जदीद तुर्की और चीन में 7वीं सदी कबल मसीह के थे। तुर्की और चीन में 7वीं सदी के कबल मसीह में बनाए गए थे। चीन में धाती सिक्के कांसी से बने थे और इसकी शक्ल काश्तकारी के औजारों की तरह थी। लीडिया में सिक्के सोने और चांदी के मरकब से बने थे जिसे इलेक्ट्रम कहते हैं। लीडियन स्ट्रिक्टर्स पहले सिक्के थे जो सरकारी तौर पर किसी सरकारी अदारे के जरिए जारी किए गए थे। सिक्के की इब्तदाई तकरार भी कदीम यूनानियों ने 7वीं सदी कबल मसीह के आखिर में शुरू की थी। अब जब सिक्कों का दौर आया तो सिक्कों के दौर में ये होता था कि काफी ज्यादा सिक्कों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना बहुत मुश्किल था। अगर किसी के पास 2 तोले सोने थे तो उसके बदले जो सिक्के होते थे उसके जो थे वो थैले और पेटियां भर जाती थी जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल होता था और रास्ते में उनको कैरी करना और
چوری جیسے معاملات بھی پیش آتے تھے، تو پھر اس کا حل نکالنے کے لیے پہلی مرتبہ کاغذی کرنسی متعارف کرائی گئی۔ یہ بھی چین میں پہلی کاغذی رقم 11ویں صدی عیسوی میں سونگ خاندان کے دوران بنائی گئی تھی، جس نے تجارت کی تخلیق میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اس وقت میں کاغذی کرنسی کے ایجاد سے پہلے سینکڑوں سال تک چین میں کانسی اور تانبے کے سکے اہم کرنسی تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے جیسے بین الاقوامی تجارت میں اضافہ ہوا، ان سکوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا رکاوٹ بن گیا تھا ان کے وزن کے باعث۔ اسی لیے پہلی کاغذی کرنسی 11ویں صدی عیسوی میں متعارف کروائی گئی۔ 900 عیسوی کے آس پاس سکے لے جانے کے وزن کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنے والے تاجروں نے لین دین کی رسیدوں کی تجارت شروع کی۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک اگر سونار ہے، اگر اس نے 2 تولے سونا مطلب کہ لاہور میں لیا ہے اور اب وہ راول پنڈی میں ہے، وہ کچھ یوں ہوتا تھا کہ اگر وہ لاہور میں گیا ہے، اس نے وہاں سے سونا لے لیا ہے، وہ اتنا سونا تو کیری نہیں کر سکتا تھا۔ وہ یہ کرتے تھے کہ وہاں ایک معمولی پیپر پر لکھ دیا جاتا تھا پینسل سے کہ یہ اتنے تولے سونا ہے، یہ لیندار ہے، یہ فروختکار اس نے لیا ہے، اور ایک سٹیمپ لگا دی جاتی تھی، اور وہ سٹیمپ جو تھی وہ اپروو تھی حکومت کی طرف سے۔ اس وقت میں لاہور ایک ایگزامپل آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت کسی بھی اگر شہر سے ایسے کیا جاتا تھا تو اس طرح کیا جاتا تھا، پھر وہ جو سٹیمپ ہوتی تھی وہ اس کو لے کر جو ہے وہ دوسرے شہر لے جاتے تھے سونار، وہ آگے دکان والے کو دکھا دیتے تھے کہ ہم نے یہ 2 تولے سونا لیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ لین دین ہوتا تھا، تو اسی لیے سکوں کو ختم کیا گیا اور پیپر کرنسی کو لایا گیا، اور ابتدائی سونگ کے حکام نے چند دکانوں کو یہ جمع رسیدیں جاری کرنے پر اجارہ داری دی تھی۔ بالآخر 1020 کی دہائی میں حکومت نے اقتدار سنبھالی اور پہلی سرکاری کاغذی رقم کے طور پر رسیدیں جاری کرنا شروع کی۔ اب جو کاغذی رسیدیں تھی وہ شروع کی، اب اس کے بعد جو تھا وہ پیپر کرنسی بنا، کیونکہ رسیدوں پر لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ چیز اتنے کی ہے، اس پر ایک سٹیمپ لگا تھا جو کہ بعد میں ایک کرنسی بن گیا، ایک پیپر کرنسی بن گیا۔ یہ پہلے ایک معمولی پیپر ہوتا تھا جس پر ایک سٹیمپ لگتی تھی، ایک دینے والا بندہ ہوتا تھا، ایک لینے والا بندہ ہوتا تھا، ان کے دونوں کے درمیان معاہدہ ہوتا تھا، لیکن یہ کوئی پکی چیز اپروو نہیں ہوتی، وہ بعد میں مکر بھی سکتا تھا، لیکن لوگوں کا بس ٹرسٹ پر جو تھا وہ یقین تھا۔ اور جو اس پر سٹیمپ لگی ہوتی تھی اس میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ جو سونا ہے، جتنے کا یہ سونا ہے، جتنے کلو کا اگر تولے ہے یا گرام ہے، اتنے تولے یا گرام کے جو عوض ہے ہم اس پیپر میں ادا کریں گے۔ جیسے کہ آج آپ 1000 کا نوٹ دیکھیں، 10 روپے کا نوٹ دیکھیں، دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس کے نیچے آپ کو لکھا ملے گا کہ حکومت ہزار آپ کو وقت پر مطالعہ پر ادا کرے گا، مطلب کہ 1000 روپے اگر نوٹ ہے تو اس کے بدلے اتنا سونا تو بینک میں نہیں پڑا۔ یہ بھی چیز آپ کو میں آگے جا کر ایکسپلین کروں گا۔ تو یہی چیز جو تھی وہ آج تک چل رہی، اور ہر نوٹ پر ہر ملک میں لکھا ہوتا ہے کہ مطالعہ آپ کو وقت پر ادا کرنے کا ہزا ہے، تو آپ نوٹ پر دیکھیں، آپ کو لکھا ہوا یہ مل جائے گا۔ یہی وہ سٹیمپ ہوتی تھی جو پیپر پر لگائی جاتی تھی، اور وہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اتنا تولا ہم نے لے لیا ہے، یا اس بندے نے دیا ہے، یہ بندہ ہے، جو کہ بعد میں پیپر کرنسی بنا۔ یہی ویژن کو لے کر جو تھا پیپر کرنسی کا شروع ہوا دور، اور اس کو ایجاد کیا گیا، اور اس کے بعد بینکوں کا بھی دور آیا۔ مغرب میں جو آج بینکنگ کا نظام ہے، اس کی جڑیں اوائل سے وسط قرون وسطی میں ہیں، اور اس سے میں بینک کے 3 ابتدائی پیشے سامنے آئے۔ پونس شاپ وہ جدید دور کے پونس بروکر کی طرح کام کرتے تھے اور ذاتی جائیداد کے بدلے عارضی قرضے کی پیشکش کرتے تھے۔ جب پیپر کرنسی آئی تو اس کے بعد بینک بننا شروع ہوئے، کہ بینک کہتا تھا کہ آپ اپنا سونا دے سکتے ہو ہمیں، اور ہم سے آ کر کرنسی لے سکتے ہو۔ اب آپ کو یہاں پر ایک اور پوائنٹ بھی بتاتا جاؤں کہ جس ملک کے پاس جتنا سونا ہوگا وہ اتنی ہی کرنسی بنا سکتا ہے، جس ملک کے پاس کم سونا ہوگا وہ کم کرنسی بنائے گا، جس ملک کے پاس زیادہ سونا ہوگا وہ زیادہ کرنسی بنائے گا۔ اب یہاں پر یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے، آگے جا کر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب منی چینجرز جو تھے، ان شہریوں نے کرنسیوں کے تبادلے کے لیے فیس وصول کی، ایک ٹیکس لگا دیا۔ مرچنٹ بینکر سماجی طبقوں میں سب سے اوپر، یہ دولت مند شہری یا تو ذاتی فنڈ سے یا شراکت داروں کے فنڈ سے قرضے کی پیشکش کرتے تھے۔ اب جب لوگوں کو یہ آفر کرتے تھے کہ آپ ہمیں سونا دیں اور سونے کے بدلے میں آپ جو ہے ہم سے پیپر کرنسی لے جا سکتے ہیں، جو کہ ایزی ٹو کیری ہی آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں۔ اب اسی چیز کو رکھتے ہوئے اس وقت میں بینکس جو آئے تھے وجود میں، انہوں نے ٹیکسز لگائے، اور ٹیکسز کے بعد جو ٹیکسز ان کے پاس اکٹھے ہوئے اس میں لوگوں کو وہ قرضے دینے بھی شروع ہو گئے۔ اب جس کو قرضے کی ضرورت ہے، کچھ اس نے کاروبار کرنا ہے، اگر وہ بندہ سونا نہیں خرید سکتا تھا تو اسی سونے کے جو عوض وہ جو نوٹ تھا، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ملے گا۔ ان میں سے بہت سے بینکنگ آپریشن اٹلی کے علاقوں میں بشمول وینس، فلورینس اور روم میں شروع ہوئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ خدمت جدید بینکوں کے آغاز کے ساتھ بدل گئی، جو کہ آج موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں تو یہی سسٹم آپ کو نظر آئے گا۔ ریاستہائے متحدہ میں ایک قومی بینک کا آغاز پہلے سیکرٹری آف اسٹیٹ الیگزینڈر ہیملٹن کے ایک منصوبے سے ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ ایک قومی بینک ملک کے قرضے کو مستحکم کرنے میں مدد کرے گا۔ امریکہ میں پہلا بینک 1791 میں قائم ہوا، جس کا نام تھا دا بینک آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ یہاں پر میں آپ کو کچھ اور باتیں بتاؤں گا کہ امریکہ کی کرنسی کیسی ریورس کرنسی ہے۔ تو اب تک تو آپ نے
जान लिया कि पैसे की अहमियत क्या है और पैसे का वजूद क्या बनता है और पैसा कैसे वजूद में आता है कि पैसा सोने की वजह वजूद में आता है। मैंने ये भी आपको क्लियर किया कि किसी मुल्क में अगर सोना ज़्यादा होगा तो उसके पास पे करेंसी भी वो ज़्यादा छाप सकता है। तो आपको आसान लफ्ज़ों में मैं नेक्स्ट भी इसी तरह क्लियर करूँगा। तो 1816 में सोना इंग्लैंड में कदर का मयार बन गया था। इंग्लैंड के पास बेहद सोना था, लेकिन उस वक्त जो इंग्लैंड था उसका जो पाउंड स्टर्लिंग था वो एक रिवर्स करेंसी यूज़ होता था। बैंक नोट सोने की एक खास मिकदार की नुमाइंदगी करता था, इसलिए सिर्फ महदूद तादाद में बैंक नोट छापे थे। इससे पहले की गैर हमायत याफ्ता करेंसी को कदर और इस्तेहकाम की कुछ झलक मिली थी जो कि यूके का पाउंड स्टर्लिंग था। 1900 तक रियासत मुत्तहिदा ने गोल्ड स्ट्रीडी एक्ट की पैरवी की थी, अगरचे सोने का म्यार 1970 की दहाई तक आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल से बाहर हो गया था। सोने के म्यार ने अमेरिकी करेंसी की तारीख में एक अहम किरदार अदा किया। कुछ यूं था कि 1816 में यूके के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जो की कदर थी काफी ज्यादा थी। इंग्लैंड का जो यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम का जो पाउंड स्टर्लिंग था वो एक रिजर्व करेंसी था और उसको हर लोग जो थे वो इस्तेमाल करते थे। हर रिवर्स करेंसी एज इंटरनेशनल करेंसी उसको एक्सचेंज एंड गुड्स एंड सर्विस के लिए यूज किया जाता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए उसको यूज किया जाता था। इसलिए यूज किया जाता था कि उस वक्त में यूनाइटेड किंगडम पास जो सोना था वो काफी ज्यादा हो चुका था। कुछ ऐसे हुआ था कि जो पाउंड स्टर्लिंग था उसको अगर एक पाउंड स्टर्लिंग है उसके ऊपर लिख दिया जाता था कि इसके अंदर इतने तोले सोना है या इतने ग्राम सोना है। अब लोग जो थे वो उस नोटों को जमा करने लग गए थे बजाय इसके कि वो सोना करते। सोना यूनाइटेड किंगडम के बैंकों में रख देते थे और नोट उनसे ले लेते थे। इसी तरह मुल्कों ने भी उनसे नोट लिए, सोना उनको दिया, वैल्यू थी। इसी तरह वो जो नोट था वो दिन ब दिन उसकी वैल्यू भी बनती गई और इसी तरह फिर यूनाइटेड किंगडम के पास सोने के असासे बढ़ गए और इनकी जो पाउंड स्टर्लिंग था वो दुनिया का रिजर्व करेंसी बन गया था 1816 की दहाई में। इन 3 दहाइयों बाद ही अमेरिका का US डॉलर रिवर्स करेंसी बन गया। सोवियत यूनियन की जब फर्स्ट वार शुरू हुई, फर्स्ट वार में यूनाइटेड किंगडम बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके अपने असासे खाली हो गए थे, उसके पास जितना भी सोना था उसने वो हथियार लेने पर खर्च कर दिया था। इसी बाढ़ में अमेरिका जो था वो एक काम पर लगा हुआ था। वो ये काम था कि वो हथियार बना रहा था और यूनाइटेड किंगडम और दूसरे जितने भी लोग थे उनको फरोख्त कर रहा था जो कि मुल्क जंग कर रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो इसी तरह यूनाइटेड किंगडम ने कर्जों के जरिए भी अमेरिका से जो हथियार खरीदना शुरू कर दिए। इसी तरह कई ममालिक ने हथियार खरीदे और अमेरिका के पास जो था वो सोने के असासे दिन ब दिन बढ़ते गए। अमेरिका के पास सोने के असासे दिन ब दिन बढ़ते गए तो अमेरिका का जो डॉलर था वो वजूद में आया। तो अब आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि अमेरिका की करेंसी कैसे पावरफुल करेंसी बनी। आज अमेरिका के पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सोने के असासे और ज़खायर मौजूद हैं। इसी वजह से अमेरिका का US डॉलर एज ए इंटरनेशनल करेंसी यूज किया जाता है, जो कि एक वक्त में जिसकी कोई वैल्यू ना थी कि एक जो कि यूनाइटेड किंगडम जो था वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता था। अब आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा कि जिस मुल्क के पास ज्यादा सोना होगा वो मुल्क ज्यादा नोट छाप सकता है, उसको ही उतनी इजाजत होती है। आपके मन में कभी ना कभी सवाल ये आया होगा कि वह कोई मुल्क है वो गरीब है तो अगर ज्यादा नोट छाप ले तो वो अपनी महंगाई, अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलतफहमी है। अब आपको इसी बात से समझ आ गई होगी जिस मुल्क के पास जितना सोना होगा उसको उतनी ही नोट छापने की इजाजत है, उससे ज्यादा वो नोट नहीं बना सकता। अगर बनाएगा तो उसमें उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आज आप पाकिस्तानी करेंसी को लेकर इंडिया जाकर किसी को भी देंगे वो नहीं लेगा। आप दूसरे कंट्री जैसे दुबई में चले जाएं वो नहीं लेगा, ठीक है। आप किसी एक्सचेंजर के पास जाएंगे वो आपको एक्सचेंज करके उसके बदले में जो वहाँ की करेंसी की वैल्यू होगी आपको फराहम कर देगा। इसी तरह पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती, वो मुल्क लोगों के हिसाब, लोगों के रस्म व रिवाज के हिसाब से तय पाती है, जो कि रस्म बाय रस्म बहुत तरीक़ों से चल रही है। तो पैसे की जो वैल्यू थी, जो तारीख थी, जो पैसे की हिस्ट्री है वो नस्लों से जो है तब्दील होती रही और आज पैसे की हिस्ट्री जो है वो एक डिजिटल करेंसी में भी तब्दील हो चुकी है। इस पर भी हम तबसरा करेंगे। तो पैसा इंसानी तरीक़ की अहम तरीन हिस्सों में से एक है। इसकी इजाद ने हमारे आबाओ अजदाद को बार्टर सिस्टम की रुकावटों से बाहर निकाला, पैसे को समझाया। जिस्मानी तौर पर सामान और खिदमात का तबादला करना, इसको ही एक्सचेंज और पैसा कहा जाता है। जैसे जैसे माशरे बड़े होते गए आप तसव्वुर कर सकते हैं कि बार्टरिंग कितनी मुश्किल और पेचीदा हो गई होगी। अगर आज भी बार्टर सिस्टम होता तो आप देखते कि हर जगह महंगाई तो ऑलरेडी है, लेकिन इससे भी ज्यादा महंगाई होती, लड़ाई झगड़े होते, लोग मारपीट पर, गैरत पर उतर सकते थे।
तो इसकी मिसाल कुछ यूँ है कि आज के दौर में अगर बार्टर सिस्टम होता, अगर आपके आसपास बराह रास्त तजारत के लिए ज़रूरी सामान नहीं है, तो हो सकता है कि आप 3-4 या इससे भी ज़्यादा कारीगरों के दरमियान तजारत का बंदोबस्त करने में घंटे या दिन गुजार देते, या हो सकता है कि आप कभी भी ऐसी तजारत में ना आ सकते जैसे तमाम फरीज मनसफाना समझते हों, जिससे हर किसी को फ़ायदा हो। इसी तरह कागजी करेंसी ने माशरे को वसी पैमाने पर आसान से काम करने की इजाज़त दी। चूँकि कागजी करेंसी भारी धात के सिक्कों से ज़्यादा हल्की होती है, इसलिए इसने बैनुल अक़वामी तजारत को ज़्यादा आसान बना दिया था। आज डिजिटल करेंसी और डिसेंट्रलाइज्ड विकेंद्रित एक वसी तर आलमी माशियात का बायस बन रही है। जैसे कि बार्टर सिस्टम के बाद सिक्कों का दौर आया, सिक्कों के दौर के बाद सोने का दौर आया, सोने के दौर के बाद पेपर आया, पेपर के बाद पेपर करेंसी आई, पेपर करेंसी जो कि आज चल रही है, उसके बाद हम देखें कि डिजिटल करेंसी आई, हम डेबिट क्रेडिट एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी आई। इसी की तरह ये रेवोल्यूशन है जो कि हिस्ट्री बाय हिस्ट्री आगे जा रहा है। तो इस वीडियो में हमने समझा कि पैसा कैसे बना, पैसे की इजाद कैसे हुई, पैसा कैसे वजूद में आया, पैसे क्या वैल्यू होती है, और कुछ हमने ये भी डिस्कस किया कि वाई यूएस डॉलर यूज़ एज आ इंटरनेशनल करेंसी। इसको डीपली गहराई में हम कवर करेंगे इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बहुत जल्द ही हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी अपलोड करेंगे, जिसमें हम आपको डीपली गहराई से समझाएंगे कि यूएस डॉलर को एज आ इंटरनेशनल करेंसी क्यों यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में सिर्फ हमने यही कंसेप्ट क्लियर किया है कि पैसा कैसे इन्वेंट हुआ, और कुछ आपको यूएस डॉलर एज आ इंटरनेशनल करेंसी यूज़ क्यों होता है उसके कुछ अहम पॉइंट आपको बताए हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया।